अब हम अप्लाइड एथिक्स देख रहे थे, उसके अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस अब हम देखते हैं। यूएनएचआरसी जो है उसने बोला पीपल फोर्स टू फ्ली हिज कंट्री ड्यू टू वॉर वायलेंस या परसिक्यूशन, उन्हें रेफ्यूजी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे रोहिंग्या यूक्रेन के रेफ्यूजी या श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी या चकमा हजोंग रेफ्यूजीज जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, 5 डिकेड से ज़्यादा हो गए उन्हें इंडिया में रहते रहते। अब रिफ्यूजी की क्या दिक्कत क्या है ना, कि बड़ी सारी दिक्कत है। एक तो उनका तरफ जो एटीट्यूड गवर्नमेंट का है, जिस कंट्री में वो एज ए रेफ्यूजी रह रहे हैं उस जगह उस लोगों का है, और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब जो उनकी गवर्नमेंट का एटीट्यूड है कि जो उन्हें एज अ राइट बेस्ड अप्रोच नहीं देख रही, ठीक है, वो एज अ फिलेंथ्रॉफी देख रही है, ठीक है, या पीपल उन्हें एज अ फ्री लोडर देख रहे हैं, ठीक है, और जो है ना कि पीपल और उन्हें कैसे एज अ सिक्योरिटी थ्रेट देख रहे हैं, और एक मिसट्रस्ट है लोकल कम्युनिटी और पीपल जो रेफ्यूजीज हैं उनके बीच में ना, और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देखा जा रहा है। तो और ग्रांट्स ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच नहीं है, ग्रांट ऑफ राइट एज अ फिलेंथ्रॉफी या एज अ फेवर देखा जा रहा है। पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू हो जाती है बहुत बार, इसके कारण सेवरल ह्यूमैनिटेरियन सेलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियनिज्म हो जाती है। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म तो हमने पढ़ा है कि अपहोल्डिंग द ह्यूमैनिटेरियन लॉज, बट सेलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियनिज्म हो जाती है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू होती है, और लैक ऑफ एम्पैथी पीपल की दिखती है। इंटरनेशनल लॉ की लिमिटेशन है कि रिफ्यूजी के जो राइट है ना डिपेंड ऑन होस्ट परसेप्शन एंड डिस्क्रिशन। अब जो ईयू है वो LGBTQIA के रेफ्यूजीज के लिए ज़्यादा कंसर्न है रेदर देन अफ्रीका के जो वॉर क्राइम विक्टिम्स है ना उनको लेके उनसे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, एक मल्टीलेटरल अप्रोच चाहिए ना, ठीक है, जिसमें सब मिलके आके मल्टीलेटरल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए इस रेफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। अब एक नॉन एम्बिगियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी चाहिए, बाइलेटरल एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है, ताकि ये इश्यूज रिजॉल्व हो सके, ठीक है। अब और अवेयरनेस चाहिए, जो पीपल है राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए रेफ्यूजीज के लिए, और उनकी रिहैबिलिटेशन पे ध्यान होना चाहिए रेदर देन पॉलिटिसाइजेशन पे। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर ग्रांटिंग असाइलम एंड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। क्रिएट अवेयरनेस, ताकि जो एपैथी एंटीपैथी है अभी तो, जैसे बांग्लादेश इसके लिए एंटीपैथी है, एंटीपैथी फिर एपैथी में, फिर सिंपैथी में, फिर एम्पैथी में, देन कंपैशन में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसको मोर सोशल एक्सेप्टेंस एंड एसिमिलेशन करवानी ज़रूरी हो जाती है। अब रिलीजियस एक्टिविटीज़ स्कूल में बढ़ती जा रही है, जैसे गुजरात के जो स्कूल हैं उसमें गीता का सिलेबस में इंक्लूड करना 6th या 12th के लिए, ठीक है, या हिजाब का यूनिवर्सिटी में, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है वो बैन करना कर्नाटका में। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिलीजन का रोल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ता जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब देखते हैं भगवत गीता का क्या कहना है। भगवत गीता एक तो एंटी हिडोनिस्टिक है, ठीक है, मतलब योर पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी फर्स्ट। हिडोनिज्म तो यही कहता है पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल प्लेजर को जो चीज़ बढ़ाए और पर्सनल पेन को जो चीज़ घटाए वो चीज़ बेस्ट है, तो ये हिडोनिस्टिक अप्रोच कहती है। ये एंटी ऑल्ट्रुइज्म भी होती है, ठीक है, इसे हम ईगोइस्टिक कुछ कहते हैं ना, एथिकल ईगोइज्म भी कहते हैं हम, ठीक है, हिडोनिस्टिक को। अब एंटी हिडोनिस्टिक मतलब ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है, एथिकल ऑल्ट्रुइज्म। अब इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ द बेस इमोशन एंड डिस्ट्रिक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। कंसेप्ट ऑफ द लोक समग्र मतलब सेल्फलेस एक्शन एंड ड्यूटी फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ये करना है। गीता जो है रिकमेंड करती है नॉट एनिलेशन ऑफ द ऑल डिजायर्स, बट गीता कहती है कि अपनी सारी डिजायर्स को मर्ज कर दो एक सुप्रीम डिजायर में, अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द आइडियल, ठीक है। ये नहीं कहती कि अपनी सारी डिजायर्स को खत्म कर दो जैसा कि लोग कहते हैं, ये कहती है अपनी सारी डिजायर्स को मर्ज कर दो एक सुप्रीम डिजायर में, जो कि है अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द आइडियल। अब वाई शुड इट बी इन स्कूल,
क्यों स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए? लोक समग्र हमने देख लिया, सेल्फलेस एक्शन में वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पर स्कूल में क्यों? ये परफॉर्मेंस ऑफ द स्वधर्म पे फोकस है इसका। लीडरशिप क्वालिटी, अब अगर हमें लीडर्स ऑफ टुमारो बनाने हैं तो वो स्कूल से ही तो बनेंगे, तो उन्हें स्वधर्म का पालन करना हमें स्कूल से ही सिखाना पड़ेगा, तो लीडरशिप क्वालिटी हमें डालनी है। फिर हमें निष्काम कर्म की आदत, सकाम कर्म, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि अगर सो एंड सो क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो साइकिल दिला देंगे, ये है सकाम कर्म, ठीक है। कर्म दैट इज अटैच टू अ रिवॉर्ड, ठीक है। बट हमें निष्काम कर्म कर्म करना है बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी, ठीक है, टू डू द वर्क, इट इज आवर राइट टू डू द वर्क, तो इसीलिए निष्काम कर्म, ठीक है। इंटेग्रिटी इन एक्शन निष्काम कर्म से आती है। सकाम कर्म से हमारी जब एंड्स पे नजर होती है ना, तो हम मीन्स कुछ भी अपनाते हैं। फिर कॉल फॉर स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा मतलब एक स्टेबल माइंड को अटेन करना, एक इनर इक्वा एनिमिटी अटेन करना, अनअफेक्टेड बाय आउटर वर्ल्ड फ्लक्चुएशन, ये बड़ा एम है। तो लोक समग्र, एंटी हेडनिस्टिक, स्वधर्म, स्थित प्रज्ञा, निष्काम कर्म। अब कुछ कुछ कोट देख लेते हैं जो गीता में है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न नलेन च, ठीक है। ये कहता है द नॉलेज ऑफ इवन द मोस्ट डिसर्निंग गेट covered by his perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burns like fire, O son of Kunti, ठीक है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इफ यू थिंक कि योर डिजायर विल एंड समवेयर, इट विल नॉट, ठीक है, इट विल बर्न, ये एक परपेचुअल एनिमी है, इनसैटिएबल डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड यूपीएससी के लिए compete कर रहा है तुमसे, एंड यू आर competing विद हिम ऑन नेगेटिव टर्म्स, अन्य नोट्स छुपाना, चीज़ें ना बताना, ऐसी वाली चीज़ों पे ना, बिकॉज यू आर इन कॉम्पिटिशन, तो दिस कॉम्पिटिशन विल बी इटर्नल, इट इज़ अ परपेचुअल एनिमी, एंड इवन द मोस्ट जो इन द फॉर्म ऑफ इनसैटिएबल डिजायर, ठीक है, जो हमेशा जलती रहेगी, नेवर सेटिस्फाइड, और ये एक आग की तरह हमेशा जलती रहेगी, ठीक है। इससे नॉलेज जो तुम्हारी है ना, नॉलेज ऑफ मोस्ट डिसर्निंग, वो भी कवर हो जाती है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न नलेन च। फिर दूसरी बात है भ्रम निष्ठा नातु संधे यस्तु सर्गे नुदीम वर्तते चित्त वृतम। ब्रह्मनिष्ठा नातु संधे यष्टु सर्गे नदीम वर्तते चित्तवृतम, वर्तते ब्रह्मनिष्ठा नातु संधे यस्तु सर्गे नदीम वर्तते चित्तवृतम, यष्टु सर्गे नदी वर्तते चित्तवृतम, यष्टु सर्गे नदी वर्तते चित्तवृतम। इसका कहना है वन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय डुअलिटीज, खुश दुखी, ठीक है, ब्रह्मनिष्ठा नातु संधे, and is unbothered by the external circumstances is certainly eligible for liberation, ठीक है। ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ना दोनों ही डेविल्स हैं, ठीक है, इससे डिस्टर्ब नहीं होना। ब्रह्मनिष्ठा नातु संधे यस्तु सर्गे नदी वर्तते चित्तवृतम, ब्रह्मनिष्ठा नातु संधे यस्तु सर्गे नदी वर्तते चित्तवृतम। फिर अगला है कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र चैंट होता है पीस, प्रोटेक्शन, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के लिए ना लाइफ में, ये करता है कि अगर कोई हार्ड टाइम से जा रहा है तो ये उसको स्ट्रेंथ देता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर है अगला दिव्यम संपद रमस्तु प्रपंक्याति सत्यजीत समत्यजीत, दिव्यम संपद रमस्तु प्रपंक्याति समत्यजीत, अहिंसा संपदम धर्त्य सत्यम का संपदम लाभेत, अहिंसा संपदम अहिंसा सत्यजीत, दिव्यम संपद रमस्तु प्रपंक्याति समत्यजीत, दिव्यम संपद रमस्तु प्रपंक्याति समत्यजीत,
अहिंसा 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 संपदम धर्त्या सत्यम का संपदम लाभेत। दिव्यम संपद रमस्तु प्रपंक्याति समत्यजीत। अहिंसा संपदम धर्त्या सत्यम काल संपदम लाभेत। दिव्यम संपदम रमस्तु प्रपंक्याति समत्यजीत। अहिंसा संपदम धर्त्या सत्यम का संपदम लाभेत। मतलब फियरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, ये चीजें याद कर लेना। FPS, फियरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, सेल्फ रेस्ट्रेंट, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, ठीक है। FPS NTCA, एब्सेंस ऑफ malice आर द क्वालिटीज ऑफ दूज born with divine nature। डरता किसी से नहीं, अच्छा, अगर कोई डरता किसी से नहीं, वो तो प्योर हार्ट है और सेल्फ रिस्ट्रेंट है, इसलिए ही नॉन वायलेंट हूँ सच्ची, ठीक है। डरता किसी से नहीं मतलब प्योरिटी ऑफ फियरलेसनेस है, वो तो प्योरिटी ऑफ हार्ट है और सेल्फ रिस्ट्रेंट है, इसीलिए ही नॉन वायलेंट हूँ सच्ची, ठीक है। तो ये याद हो गए। अब प्योरिटी, फियरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, सेल्फ रिस्ट्रेंट, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन एंड एब्सेंस ऑफ द माइलीस आर द क्वालिटीज ऑफ दूज बॉर्न विद डिवाइन नेचर, ठीक है। एक बार लास्ट बार देख लेते हैं। दिव्यम संपद रमस्तु प्रपंक्याति संत्यजीत। अहिंसा संपदम धर्त्या सत्यम का संपदम लाभेत। दिव्यम संपदम रमस्तु प्रपंक्याति संत्यजीत। अहिंसा संपदम धर्त्या सत्यम का संपदम लाभेत। ये हो गया। अब देख लेते हैं कुछ और चीजें जो बोली गई है ना अपना गीता में। जो कांत है, इंजॉय रिनंसिएशन ऑफ इंजॉइंस, वो कहता है रिनंसिएशन ऑफ ऑल फीलिंग्स इमोशंस, केवल जो अपना मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, उसको निभाओ, सारी फीलिंग्स और इमोशंस को त्याग दो। गीता कहती है नहीं नहीं भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है। रिनंसिएशन ऑफ ओनली बेस इमोशन और पैशंस को त्यागना है, और जो अपना लव एंड कंपैशन फॉर अदर है ना, सेल्फलेस ह्यूमनिज्म है, उसको कल्टीवेट करते रहना, ठीक है। दैट इज इट प्रीचेस डिवाइनाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पैशन। पैशन को डिवाइन कर दो, ठीक है, उसको मर्ज कर दो ह्यूमन सेल्फलेस ह्यूमनिज्म में, ठीक है, उसको कल्टीवेट करो। डिवाइनाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पैशन करना है रेदर देन रिनंसिएशन। डिवाइनाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना है रेदर देन रिनंसिएशन पैशन का, ठीक है। ये प्रमोट करता है निष्काम कर्म, मतलब डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट ओवर सकाम कर्म, अटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। जो निष्काम कर्म है ना, इज इटसेल्फ अ सिंथेसिस, किस चीज का? अपना सिंथेसिस ऑफ एंजॉयमेंट एंड ऑस्टैरिटी, एक्शन एंड एब्स्टिनेंस, ठीक है। निष्काम कर्म मतलब तुम काम कर रहे हो बट उसके फल की इच्छा नहीं कर रहे, तो एक्शन या एब्स्टिनेंस दोनों के केसेस में तुम्हें फल नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ही मर्ज हो गए, सिंथेसिस हो गया इनका। सिंथेसिस ऑफ एंजॉयमेंट एंड ऑस्टैरिटी, क्योंकि तुम काम कर रहे हो बट उसके फल से नहीं बंधे, तो ना तो तुम्हें एंजॉयमेंट होगा ना ऑस्टैरिटी होगी। तो निष्काम कर्म इतना ब्यूटीफुल सिंथेसिस है ऑफ एंजॉयमेंट, ऑस्टैरिटी एंड एक्शन एंड एब्स्टिनेंस का। वाओ, ब्यूटीफुल। जो गीता की क्लासिफिकेशन है ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज इन अकॉर्डिंग विद वंस कैपेबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड, ये जो प्लेटो की क्लासिफिकेशन है ना ड्यूटीज की, जो अपने आइडियल रिपब्लिक में कहता है, उसके पास आ जाती है। फिर लोक समग्र, उसमें क्या कहते हैं? वर्क फॉर ह्यूमैनिटी इन स्पिरिट ऑफ परफेक्ट डिटैचमेंट with no desire to reap fruit, just as a liberated cave dweller in Plato goes back into the cave to free others। तो प्लेटो 2 बार आ चुका है, देखो भाई साहब, 2 बार यहाँ आ चुका है, कांत यहाँ आ चुका है। गीता कहता है कि सारी डिजायर एनिलेट नहीं करनी, जैसे बुद्धा ने कहा था ना कि डिजायर आर द रूट कॉज ऑफ ऑल सर्विंग। गीता कहता है नहीं भाई, सारी डिजायर केवल बेस पैशन और इमोशंस को वो करना है, रिनंसिएट। बट क्या करना है? मर्ज करना है अपनी सारी डिजायर को फॉर अ ग्रेटर गोल, अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन और आइडियल, जैसे हमने पहले भी देखा। सिंथेसाइज कर दिया इसने किसको? डिटर्मिनिज्म को और फ्रीडम ऑफ विल को। कोई कहता है कि सब कुछ लेखा जोखा पहले से लिखा है, कोई कहता है नहीं, हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। तो क्या चीज है, क्या व्हाट इज ट्रू? तो ये इसने सिंथेसाइज कर दिया दोनों कॉन्सेप्ट को। इसमें बोला गीता ने कि गॉड कंट्रोल रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस, ठीक है। तभी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि रिजल्ट ऑफ एक्शन हमारा गॉड के हाथों में है। एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड,
वो भी गॉड के हाथ में है, बट टू बिकम अ डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन एक्शन। ठीक है, मतलब अगर उसने कुछ लिख भी दिया है तो भी हम डायनेमिक हो जाए, डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन एक्शन हम बन जाए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑर्डर। जब हमें ये ऑर्डर समझ आ जाए ना, ऐसी ऐसी चीजें, एंड कंप्लीट सबमिशन टू गॉड हमने कर दिया, तो हम उसके हाथ का डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे ऑफ डिवाइन एक्शन। जो जो हमसे कराना चाहेगा वो हम करेंगे। ठीक है, एंड कंप्लीट सेल्फ सबमिशन टू गॉड, कि इट इज असेंशियल टू एक्ट विद डिटर्मिनिज्म। ठीक है, डिटर्मिनिज्म के साथ हम एक्ट कर रहे हैं, बट डिटर्मिनिज्म भी अब हमारी फ्री विल है, क्योंकि हमने अपनी फ्री विल के अनुसार ही गॉड को सेल्फ सबमिशन किया है, कंप्लीटली सेल्फ सबमिशन किया है। तो हमारी डिटर्मिनिज्म जो नेचर की डिटर्मिनिज्म है और सेल्फ हमारी फ्रीडम ऑफ विल है, ये दोनों मर्ज हो गई। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कांत का जो किंगडम ऑफ एंड्स है, ये मेटाफोरिकल रेलम ऑफ पीपल है जो एक्ट करते हैं एंड आर एक्टेड अपॉन इन अकॉर्डेंस विद द मॉरल लॉ। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मेन आर एंड इन देमसेल्फ। तो किंगडम ऑफ पीपल कहते हैं ना वैसे, तो ये किंगडम ऑफ एंड्स है, क्योंकि मेन आर एंड इन देमसेल्फ एंड नॉट मीन्स टू एंड। ये कांत की आइडिया था। ठीक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोत्स्व कर्मणि। We have right to perform our duty only and have no right over the result. Hence, we should not dwell on the fruit and neither refuse to do our duty. ठीक है, अब ये जल्दी से श्लोक एक बार। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्रूपेण नलेन च ब्रह्मनिष्ठा नातु संदेह यस्तु सर्गे नदीम वर्तते चित वृतम दिव्यम संपद रमस्तु प्रपंक्याति संत्यजित अहिंसा संपदम धरत्या सत्यम का संपदम लाभेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने धनत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुजरात का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पब्लिक स्कूल्स में परमिट करें, बट ये वॉलेंट्री है। ठीक है, कोई अगर ये क्लासेस लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो ना ले। अंडर आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के पास राइट टू प्रोफेस रिलीजन है एंड इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पीएमएच, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। हेंस जो स्कूल है ना, इन द नेम ऑफ डिटर्मिनेशन शुड नॉट एब्रोगेट अपना स्टूडेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, उन्हें एब्रोगेट नहीं करना चाहिए इन द नेम ऑफ खाली ये जो सोशल एक्सेप्टेंस टू प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। Social acceptance to pluralistic society can be done at school level. गांधी जी ने बोला, गीता इज नॉट माई बाइबल और कुरान, इट इज माई मदर, माई एटर्नल मदर। ठीक है, ई श्रीधरन ने बोला, स्पिरिचुअलिटी हैज नो रिलीजियस ओवरटोन्स, द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू मेक पर्सन प्योर इन हिज माइंड एंड हिज थॉट। उसका माइंड और थॉट्स में वो प्योर बने। श्रीधरन ने बोला, स्पिरिचुअलिटी हैज नो रिलीजियस ओवरटोन्स। अब देखते हैं अबॉर्शन लॉज के बारे में। देखते हैं, हर 12 मिनट में एक मैटरनल डेथ इंडिया में हो रही है। अनसेफ अबॉर्शन उसका थर्ड लार्जेस्ट कारण है। ऑलमोस्ट 67% अबॉर्शन डन इन इंडिया आर अनसेफ। अब जो अबॉर्शन है ना, उससे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है लेटर इन लाइफ पे। ठीक है, और एक ये अबॉर्शन लॉज मेल फीमेल इक्वालिटी का, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी की, ठीक है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनिज्म की बात आ जाती है। राइट बेस्ड अप्रोच इसमें लेनी चाहिए हमें। ठीक है, इट्स अकिन टू मर्डर टेकिंग ह्यूमन लाइफ। साइकोलॉजिकल पेन एंड स्ट्रेस। ठीक है, फिजिकल पेन की तो बात है ही, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो है ही, साइकोलॉजिकल पेन एंड स्ट्रेस भी जनरेट कर सकती है प्रेगनेंसी। सन मेटा प्रेफरेंस भी इन्वॉल्व है इसमें, इशू ऑफ सेल्फ डिटर्मिनिज्म है, और बाकी तो ऑटोनॉमी है, बॉडीली ऑटोनॉमी। अब सेकेंड अगली बात आती है मैरिटल रेप्स की। मैरिटल रेप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है मैरिटल रेप। पर मधुकर नारायण केस में कहा गया ये कि मधुकर नारायण एक केस था, उसमें बोला गया, एवरी वुमेन इज एंटाइटल्ड टू हर सेक्सुअल प्राइवेसी एंड इज नॉट ओपन टू एनी और एवरी पर्सन टू वायलेट हर प्राइवेसी एज एंड व्हेन वन विशेस। समझ रहे हो कि मधुकर नारायण केस में बोला एवरी वुमेन इज एंटाइटल्ड टू हर सेक्सुअल प्राइवेसी। तो मधुकर नारायण केस हम
डिटेल में पढ़ के वीडियो बनाएंगे। मधुकर नारायण केस। Every woman is entitled to her sexual privacy and is not open to any or every person to violate her privacy as and when one wishes। ठीक है। फिर अगली चीज है रेप नॉट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन एनी पर्सनल लॉ एंड इवन इन स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 वुमेन इसीलिए अग्रीव्ड ही रह जाती है। ठीक है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द रेप्स ऑफ द मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, वो आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है भैया, केवल वो आर्टिकल 21 नहीं, आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है। और ये सेक्शन 375 और आईपीसी है ना, इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देना चाहिए, ऐसा लॉ कमीशन कहता है। डीस्टेबलाइज, बट इससे क्या दिक्कत होगी ना मैरिटल, इससे एक तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो हमारे यहाँ पे पायस माना जाता है, इसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डालें, ठीक है, ये एक बड़ा इशू है। ठीक है, किसी भी क्रिमिनल उसमें ऑफेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पे तो होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी अगेंस्ट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, प्राइवेसी आर्टिकल 19 देखो 40 कितना ब्यूटीफुल केस है, 41 और 21 आर्टिकल 19 के सामने आके ही खड़ा हो गया। ठीक है, बर्डन ऑफ अपना प्रूफ और इंस्टीट्यूशन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी जो है, जिसमें सब्जेक्टिंग वुमेन टू क्रूएलिटी बाय हस्बैंड वगैरह ना, वो काफ़ी मिसयूज होता है, ये देखा गया। तो ये वाला क्यों मिसयूज नहीं होगा। ठीक है। अब प्रीवियस टू डॉक्टर्स, मतलब इसे डॉक्टर्स कमीशन कहते हैं ना, अंडर आईएमसी इंडियन मेडिकल कमीशन आईएमसी रेगुलेशन जो 2002 के है ना, उसके अंदर लाइसेंस ऑफ डॉक्टर्स कैन बी रिवोक्ड, ठीक है, फॉर वायलेशन। बट कोई उसमें फार्मा कंपनी जो कि ये बेनिफिट्स दे रही हैं उसके अकाउंटेबल ठहराने के लिए कोई स्टेप नहीं है। अब आईएमसी जो है उसकी रेगुलेशंस हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होगा, एटिकेट्स कैसे होंगे और एथिक्स कैसे होंगे, आईएमसी रेगुलेशंस है प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स और एथिक्स को लेके। मेडिकल प्रैक्टिशनर डिसअलाउड फ्रॉम एक्सेप्टिंग इमोलमेंट्स, उनका सेंशर करा जा सकता है फॉर अप टू ₹5,000 इंसेंटिव अगर वो ले रहे हैं, या उनका रिमूवल तक भी करा जा सकता है। रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फॉर 3 months to 1 year, ये भी करा जा सकता है भाई इनके साथ। अब मेडिकल एथिक्स हम कुछ देख लेते हैं, ABCDEF। ऑटोनॉमी बेनिफिशियंस कॉन्फिडेंशियलिटी डू नो हार्म नॉन मैलिफिसेंस इक्वालिटी एंड इक्विटी फेयरनेस, मतलब जस्टिस के बारे में बात चल रही है। ABCDEF autonomy beneficence confidentiality do no harm equality equity fairness justice autonomy beneficence confidentiality do no harm autonomy beneficence confidentiality do no harm autonomy beneficence confidentiality do no harm autonomous beneficence confidentiality do no harm बेनिफिशियंस मेलिफिशेंस ये मस्त राइम हो गया, बेनिफिशियंस मेलिफिशेंस, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि ये बात के लिए याद रहे, राइम कर रहा है। राइट ऑफ द पेशेंट टू ऑटोनॉमी क्या है, राइट ऑफ द पेशेंट्स है कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रिस्पेक्ट टू ओन हेल्थ केयर को लेके। पेशेंट मस्ट बी फुली इन्फॉर्म्ड अपनी कंडीशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। ठीक है। और बेनिफिशियंस क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में ही हमेशा एक्ट करे ताकि उसकी वेलबींग इंप्रूव हो। फिर तीसरा है अपना कॉन्फिडेंशियलिटी फॉस्टर करती है ट्रस्ट को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स शैल प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। डू नो हार्म मेलिफिसेंस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट केयरफुली वे इंटरवेंशन के रिस्क को और बेनिफिट्स को एंड प्रायोरिटाइज करें पेशेंट्स की सेफ्टी को अबव ऑल, कि कुछ हार्म अपनी तरफ से ना कर दें हम पेशेंट को। इक्वालिटी एंड इक्विटी रिकॉग्नाइज एवरी पेशेंट हैज वेरीड नीड्स एंड एडवोकेट्स फॉर जस्टिस इन हेल्थ केयर, इंश्योरिंग रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। फेयरनेस मतलब
इम्पार्शियल एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, जो ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी फोस्टर करता है ना। अब हमने देख लिया आईएमसी के प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस हमने देख लिए। अब हमने ये देख लिया ABCDEF ऑफ मेडिकल एथिक्स। अब यूएस यूके जर्मनी फ्रांस में जो है स्ट्रिंजेंट लॉज है फ्रीबीज टू डॉक्टर्स के अगेंस्ट। जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने बताया कि डोलो 650 के जो मेकर्स है ना, उन्होंने ओवर 1000 करोड़ की फ्रीबीज डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को दिए हैं अपनी दवाइयाँ प्रमोट करने के लिए। अब एथिक ऑफ अर्ली एम्ब्रियो रिसर्च आ जाता है, ठीक है, भी और भी है। इसमें क्या है कि फेवर में कौन है, इसके अपोज में कौन है। फेवर में कहते हैं कि एम्ब्रियो बच्चा नहीं है क्योंकि वो अभी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं हुआ है, अब वो बच्चा ही नहीं है, और ये बहुत लोगों जो ऑलरेडी हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए मदद कर सकता है। और वैसे भी ये जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स है वो एवरी ईयर्स मैनी सरप्लस में एम्ब्रियोज बनाते हैं और उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ग्रॉसली रॉन्ग है। इसके अगेंस्ट में जो लोग कहते हैं ये पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ को किल कर रहे हैं, ठीक है। रिलीजियस परसेप्शन है कि सोल एंटर कर जाती है बॉडी के अंदर एट कंसेप्शन के साथ ही एंटर कर जाती है। टू ऑब्टेन एम्ब्रियो स्टेम सेल्स अर्ली एम्ब्रियोज नीडेड टू बी डिस्ट्रॉयड। टू ऑब्टेन एम्ब्रियो स्टेम सेल्स ना अर्ली एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है। नीड मेडिकल ट्रीटमेंट कुड एलिवेट सफरिंग फ्रॉम मेनी। अर्ली एम्ब्रियो रिसर्च गांधी जी ने बोला था जर्नलिज्म को लेके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। द ओनली गोल ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्व, ठीक है। द न्यूज़पेपर प्रेस इज पावरफुल फोर्स but just as an unchecked flood submerges the entire countryside and destroys crops, so does an unchecked pen only serve to damage. The evidence is stronger if control is external, ठीक है। अब कबीर का एक दोहा है, ठीक है, इंटरनल कंसाइंस को लेके हम लिख सकते हैं, ठीक है, मन की शांति को लेके लिख सकते हैं। बाहर की नज़र में कुछ नहीं है शांति, कबीर भीतर की शांति में जीवन का हर रंग, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल शेयर है। बाहर की नज़र में कुछ नहीं है शांति, कबीर भीतर की शांति में जीवन का हर रंग। अब जस्ट वॉर थ्योरी ये मिलिट्री एथिक्स डॉक्ट्रिन है, ठीक है, दैट एम्स टू स्टेब्लिश अ सेट ऑफ क्राइटेरिया टू डिटरमिन इफ अ वॉर जो हो रही है ना, जस्ट वॉर थ्योरी एक मिलिट्री एथिक्स है, डॉक्ट्रिन है कि इफ अ वॉर जो है वो मॉरली जस्टिफाइबल है या मॉरली जस्टिफाइबल नहीं है। देखो, अगर कोई वॉर मॉरली जस्टिफाइबल है उसके कुछ वो हैं, एक तो वो क्यों उसका रीज़न क्यों वो स्टार्ट हुई, ठीक है, और उस वॉर के अंदर क्या क्या मीन्स अपनाए गए, और वो वॉर एंड करने की क्या कोई नीयत है। देखो, इंटेंशंस, मीन्स और रीजंस, ठीक है, ये सब कुछ हमें देखना है। अब सबसे रीजंस क्या, एक ये लास्ट रिजॉर्ट अगर है ना कि सब पीसफुल मेथड अपना के देख लिए, लास्ट में अब ये करना पड़ा, ठीक है, तो ठीक है, कह सकते हैं कि जस्ट वॉर है। ऐसी अगर उसका जस्ट वॉर का एक जस्ट कॉज होना बहुत ज़रूरी है, ग्रेव इमीडिएट ऑनगोइंग इविल कोई होनी चाहिए जिसको करेक्ट करने के लिए वॉर छेड़ी गई है, और ये एक वैलिड अथॉरिटी के द्वारा छेड़ी गई है। जस्ट कॉज के लिए जो एक वैलिड अथॉरिटी एज अ लास्ट रिसोर्ट वॉर छेड़ती है, ठीक है, मस्ट अराइज फ्रॉम कंसिस्टेंट पॉलिसी और प्रिंसिपल, और उसका ना प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। मीन्स जब यूज़ कर रहे हैं ना, डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी आनी चाहिए एंड नो मोर देन नेसेसरी मेजर्स लिए जाने चाहिए, जैसे रशिया कर रहा है। प्रोबेबल सक्सेस होनी चाहिए और एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। एक तो प्रोबेबल सक्सेस होनी चाहिए या तो जीती जाए, वरना एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रोबेबल सक्सेस मेन कांट ऐसे सेंड टू डाई होपलेसली, और एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब फॉट फेयरली एंड एंड्स एज क्विकली एज पॉसिबल, ये इंश्योर करने के लिए, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है ना, जो ह्यूमन राइट्स है, वो तो जो अप्लाई होते हैं वो उस पर होते हैं, क्या वो सब पे अप्लाई होते हैं, कॉम्बैट, नॉन कॉम्बेटेंट्स, वॉर्स एक्सेट्रा।
जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज ये अप्लाई होते हैं केवल वॉर्स पे, आर्म कन्फ्लिक्ट्स पे। तो इसमें द थ्री मेन प्रिंसिपल जो जेनेवा कन्वेंशंस के अंदर इम्बॉडी होते हैं ना, और एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो उसकी हैं, वो है डिस्टिंक्शन, प्रिकॉशन, प्रोपोर्शनैलिटी। डिस्टिंक्शन, प्रिकॉशन, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब डिस्टिंक्शन मतलब कॉम्बेटेंट, नॉन कॉम्बेटेंट्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। प्रिकॉशन मतलब अ प्रिंसिपल जो गवर्न करेगा कंडक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज ना। और प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि प्रोपोर्शनैलिटी गवर्न्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज। अब ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। अब हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को लेके देखेंगे कि क्या चीज़ होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब इट इज़ अ मेंटल कन्फ्लिक्ट है एक तो, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट भाई बस दिमाग में है। इट इज़ अ मेंटल कन्फ्लिक्ट और डिस्कम्फर्ट occur when a person holds conflicting belief or when action contradicts their belief. It is a mental conflict और discomfort, ठीक है। दिमाग में डिस्कम्फर्ट है हमारे। कब होता है ये? जब conflicting beliefs या तो वो होल्ड कर रहा हो या जो उसके एक्शंस है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो उसके बिलीफ को। ये एक सेंस ऑफ इंटेंस इंटरनल एंग्जाइटी होती है, ठीक है, जिस पर्सन टू इनकंसिस्टेंट कॉग्निशंस को होल्ड करता है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट कंसाइंस इवन इफ द स्टेट डिमांड्स इट, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग का कहना था देयर कम्स द टाइम व्हेन वन मस्ट टेक अ पोजीशन दैट इज नीदर सेफ नॉर पॉलिटिक नॉर पॉपुलर बट ही मस्ट टेक इट बिकॉज कंसाइंस टेल हिम इट इज राइट। कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। किंग है ना वो, किंग तो ऐसी बात करेंगे। There comes a time when one take a position that is neither safe, nor politic, nor popular. ना तो safe है, ना politic है, ना popular है, but he must take it because internal conscience tell him it is right. अब महात्मा गांधी ने बोला there is a higher court than court of justice and that is the court of conscience. It succeed all other courts. अब जो दूसरी चीज़ है कॉज कॉग्निटिव डिसोनेंस का, ठीक है, बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कॉजेज हैं कि हमने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स डाले और हमने वो चीज़ अचीव कर ली एंड वी रियलाइज दैट इट वाज नॉट दैट वेरी स्पेशल। जैसे तुमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया और तुम्हें क्रैक करके लगा यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी गंदे वाली। फिर दूसरा है फोर्स्ड कंप्लायंस, जैसे और अगर ऊपर से उस चीज़ को क्रैक करने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने फोर्स करा और तुमने ग्रेट एफर्ट्स के साथ वो भी कर लिया फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आ रही। अगर फोर्स कंप्लायंस है ड्यू टू पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर, तुम कोई काम कर रहे हो जैसे फोर्स टू गो IIT। फिर एक एथिकल डायलेमा, टू डिफरेंट वैल्यूज कंट्राडिक्ट ईच अदर। एथिकल डायलेमा के अंदर गेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, जो अपना कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना, इफ़ यू गेट टू नो कि जो तुम काम कर रहे थे वो तो गलत था, तो तुम्हें कॉग्निटिव डिसोनेंस होनी चाहिए थी, अरे पागल था क्या। अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम्स और मोर प्रॉमिसिंग चॉइसेस। जो कॉग्निटिव डिसोनेंस का रिजोल्यूशन है ना वो अलग अलग तरीक़ों से होता है। जैसे या तो दो एटीट्यूड्स अगर तुम्हारे किसी चीज़ को लेके बन रहे हैं तो उनमें से अपना या तो एटीट्यूड बदलो या कोई नई इंफॉर्मेशन के लिए ओपन रहो, ठीक है। या फिर अगला है कि कन्फ्लिक्टिंग जो कॉग्निशंस है ना उन्हें क्वेश्चंस करो। जैसे मेरे दिमाग में देयर इज एक्स, ठीक है, कि डाउरी लेना गलत है, ठीक है, ये मुझे पता है, बट जब मेरी डाउरी लेने की बात आई तो मेरा मन कर रहा है, तो दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ठीक है। या समवन सेज कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर और फिर उनकी शादी हुई बट दे वांट समवन अ ब्यूटीफुल पार्टनर, देन उनके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि यार मेरे दिमाग में क्या टू इनकंसिस्टेंट कॉग्निशन है। तो उस केस में क्या उसे एक बिलीफ को अपनाना पड़ेगा और अपने कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन को क्वेश्चन करो और उसके बाद अपना एटीट्यूड चेंज करो। जैसे कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। रशियंस को पता था कि उनकी कंट्री एग्रेसर है बट पेट्रियार्की उनकी एक वन ऑफ द वैल्यूज है दैट दे होल्ड,
रशियन की स्टेट मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये कोई एग्रेशन नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है टू लिबरेट यूक्रेनियंस। अब रशियन कंडक्टेड रेफरेंडम इन रीजन्स अलग अलग, डोनेट्स्क, लुसान, खोरासन और ज़ेपोरिज़िया, ठीक है, ताकि वो लेजिटिमाइज कर सके अपना एग्रेशन को। यूज ऑफ लिथल वेपन्स, डेथ ऑफ नॉन कॉम्बेटेंट्स, प्लस मास डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रा, ये सब भी तो हो रहा है ना, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट पावर का यूज हो रहा है साफ साफ। तो लोगों को ये दिख रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है इस रशिया का ना, एक तो मल्टीलेटरलिज्म, प्रेफर पीस, ठीक है, जो डायलॉग डिस्कशन डिबेट्स होते हैं उनको फॉलो करना, ठीक है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्टिव सॉवरेनिटी को मेंटेन करना, और ये आर्म रेस को ख़त्म करना, ठीक है, और कंपेशन फॉर द वल्नरेबल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एथिक्स ऑफ फिलैंथ्रोपी। भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मून लाइटिंग, एथिक्स ऑफ फिलोसफी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि वी कंसीडर, अब ना सेनेका ने बोला था ये, we must consider the time and the place and the character of the receiver. Time, place, character of the receiver, which is the weights in the scale, which causes our gift to be well or ill received. हमारा जो हम गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो वेल या इल रिसीव्ड भी हो सकता है, बेस्ड ऑन वी मस्ट कंसिडर टाइम, प्लेस, कैरेक्टर ऑफ द रिसीवर, विच इज द वेट इन द स्केल, विच कॉजेज आर गिफ्ट टू बी वेल और इल रिसीव्ड, ठीक है। अब गांधी जी जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप पे मानते हैं, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जैसे जमनालाल बालाजी, जीडी बिरला, जमनालाल बालाजी, जीडी बिरला वगैरह हो गए, सपोर्टेड गांधी इन हिज इनिशिएटिव्स। असीम प्रेम जी विप्रो के फाउंडर है, इन्होंने 66% जो थी प्लेज करी कंपनी की इकोनॉमिक ओनरशिप टू अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। उनका मानना है कि जो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है कैन ओनली बी सस्टेन्ड बाय बिल्डिंग अ बिजनेस जो कि एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फाउंडेशन पे बेस्ड हो। तो ये जो असीम प्रेम जी की लाइन है ना कि ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कैन ओनली बी सस्टेन्ड बाय बिल्डिंग अ बिजनेस ऑन अ फाउंडेशन ऑफ एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम अक्रॉस द कहीं पे भी चेप सकते हो। ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो फाउंडेशन को रही है ना बाय 2023, ये $29 बिलियन की रह चुकी है। पर फिलेंथ्रोफी में कोई इश्यूज ऐसे दिख तो नहीं रहा, पर इश्यूज क्या है, इश्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है। रिसिपिएंट और डोनर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, या तो जो रिसिपिएंट है या फिर डोनर है वो सेटिस्फाई नहीं है किसी तरीके से। अ डोनर एक्टिविटीज मे बी कंसिडर्ड इनकम्पैटिबल विद दूज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मिशन। जैसे मेरा कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मैंने वो डोनेट करा पैसा, ठीक है, बट डोनर की एक्टिविटीज इनकम्पैटिबल है इंस्टीट्यूशन के मिशन के साथ, तो हाउ कुड बी ही सेटिस्फाइड ना। मतलब ये तो दिक्कत है फिलेंथ्रोपी की, अगर डोनर की जो एक्टिविटीज है वो इनकंसिस्टेंट, इनकम्पैटिबल है। फिर अगर जो रिसिपिएंट है डोनर की इंटेंट को वायलेट कर रहा है, मतलब डोनर इसलिए नहीं चाहता था कि पैसा यूज, अ डोनर मे रिसीव अ क्विड प्रो को फॉर ऑल और पार्ट ऑफ अ डोनेशन, ठीक है। क्विड प्रो को मतलब मान लो अगर उस पर टैक्स नहीं लिया जा रहा, अगर डोनेशन हमने कुछ दिया तो वो कहे कि भाई मैं तेरे को डोनेशन दूंगा, 10 लाख रुपए मान ले दिया, उनमें से 5 लाख तेरा, 5 लाख मेरा, और 10 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब 10 लाख पे अगर मान लो 2 लाख टैक्स है, मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए और कहा कि भाई 9 लाख मुझे वापस कर दे, 1 लाख तू रख ले, ठीक है, तो 1 लाख का टैक्स तो मेरा फिर भी बन गया, बच गया। तो क्विड प्रो को फॉर ऑल अ पार्ट ऑफ द डोनेशन ये नहीं होना चाहिए। पैरोकियल नेचर की फिलैंथ्रोपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ पुअरेस्ट रीजन इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक है, बस फिलैंथ्रोपी एज एन फिलैंथ्रोपी करने के लिए करी जाती है, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए नहीं करी जाती कई बार, ठीक है। प्रोग्रामेटिक गिविंग विच डजंट एड अप, प्रोग्रामेटिक अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए पैसा दिया जाता है बट वो एड अप नहीं होता कि वो सिलोज में प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, तो उनके लिए चैरिटी का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। अब ये डायग्राम हमने देखा है, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, अभी हम देखते हैं।
पहले हम देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है फिलेंथ्रॉफी की इंडिया में। पहले हम टाइप ऑफ फिलेंथ्रॉफी देख लेते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के साथ देखेंगे वो। इस डायग्राम को पहले हम क्लोजली थोड़ा देख लेते हैं। अपना मार्केट ओरिएंटेशन है ये लो हाई, और दूसरा क्या है अपना कंपिटेंस ओरिएंटेशन, मतलब मैं मान लो जूते बनाता हूँ, ठीक है, और मैं जूते ही बांट रहा हूँ, भले ही जनता को चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो है कॉन्स्ट्रिक्टेड फिलॉसफी, ठीक है, क्योंकि वो मेरी कंपिटेंसी से तो ओरिएंट कर रही है बट मार्केट से ओरिएंट नहीं कर रही। अब एक चीज़ होती है कि ना तो मेरी कंपिटेंसी से ओरिएंट कर रही, ना मेरी मार्केट से ओरिएंट कर रही, मतलब मैं फिलेंथ्रोफी ना केवल नाम के लिए पूरी कर रहा हूँ कि भाई करनी है तो बस कर दी, तो इसीलिए उसे डिस्पर्स्ड फिलेंथ्रोफी कहते हैं। एक है कि मार्केट से तो खूब ओरिएंट कर रही है बट मेरी कॉम्पिटेंस से ओरिएंट नहीं कर रही वो चीज़, तो उसे कहते हैं पेरिफेरल फिलेंथ्रोफी। एक है कि मेरी फिलेंथ्रोफी मैंने ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दिए तो वही चीज़ पहुंचा रही है जो सोसाइटी को चाहिए, तो मार्केट ओरिएंटेशन भी है और ये भी है कॉम्पिटेंस ओरिएंटेशन भी है, मैंने उस चीज़ में कॉम्पिटेंस डेवलप कर ली, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं डिस्पर्स फिलेंथ्रोफी, ये क्लियर डायरेक्शन नहीं है और फोकस करती है स्मॉल वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स में ना, विदाउट कोई गाइडिंग प्रिंसिपल के, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है चूज करने का कि कौन से सोशल कॉजेज या प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना है। इट मे causes अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिबिलिटी एंड मोटिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के है ना, क्या पता बस वो टैक्स बचा ही रही हो, क्विड प्रो को अरेंजमेंट हो, तो ये उनके मोटिव्स पे भी क्वेश्चन रेज कर देती है। कॉन्स्ट्रक्टेड फिलॉसफी वो है कंपनी की जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उन पे फोकस करा जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है की स्टेक होल्डर्स की नीड्स को, बट जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना जिसमें कंपनी की कोई स्पेशल जो चीज़ है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी है उसकी ही नीड हो, तो कंपनी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। जैसे अगर कोई पीपीई किट बनाने वाली कंपनी है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फिलॉसफी कर रही है बट कोविड-19 में उसकी जो इमरजेंसी में नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जो पेरिफेरल फिलैंथ्रोपी है ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि सच एज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, मार्केट डिमांड्स रेदर देन कंपनीज ओन इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज। अब जो स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी है सीक्स टू अचीव गोल्स ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज बिजनेस इटसेल्फ with focus on needs as well as developing its own competencies, ठीक है। अब ये डायग्राम तो हमने देख लिया था, अब एक और डायग्राम देखो फिलेंथ्रोफी इसका, ये डायग्राम भी अच्छा है बनाने के लिए। सीनियर मतलब सीरियस फिलेंथ्रोपिस्ट और वर्सेस कैजुअल डोनर्स, वो कैसे देते हैं, ठीक है, कि किसी को कैश दे दिया, मान लो जैसे मैंने कैश दिया जब मेरी जॉब लगी, तो वो है कैजुअल डोनेशन। किसी को प्रॉपर्टी दे दी, वो उससे थोड़ा और सीरियस है। गिफ्ट एन्यूटी मतलब हर साल कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो वो उससे और थोड़ा सीरियस है। डोनर डोनर एडवाइज्ड फंड, फिर ये है डीआरसीपी है, डोनर एडवाइस फंड, रिमाइंडर ट्रस्ट, दो ट्रस्टी है इसके अंदर, एक तो सबसे ऊपर तो प्राइवेट फाउंडेशन हमने एस्टेब्लिश कर दी, फिर डीआरसी डोनर एडवाइस फंड, डीएआरसी डीएआरसी डोनर एडवाइस फंड, रिमाइंडर ट्रस्ट, चैरिटेबल लीड ट्रस्ट, डीआरसीएल, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। फिर आता है कि कॉर्पोरेट फिलेंथ्रोपिस्ट की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, वही कि या तो कैश में डोनेट कर दो, कैश काइंड डोनेशन करना है, कैश काइंड में डोनेट कर दिया, ठीक है, या फिर कैश काइंड में डोनेशन हमने कर दिया, या फिर वॉलेंटियरिज्म कर दो, या तो कॉर्पोरेट वॉलेंटियरिंग प्रोग्राम कर दो या वॉलेंटियरिज्म कर दो, तो दो डोनेशन के हो गए, दो वॉलेंटियरिज्म के हो गए। फिर तीसरा है कॉज रिलेटेड मार्केटिंग कर दो, ठीक है, मतलब हमने अपने पैसों पे मार्केटिंग कर दी, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। फिर है सोशल इम्पैक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अब ये है मीडिएटेड फिलेंथ्रोपी मॉडल, सोशल एक्सचेंज थ्योरी का मीडिएटेड फिलेंथ्रोपी मॉडल है। इसके अंदर क्या है, एक डोनर है,
रेसिपिएंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मनी और टाइम दे रही है। अपना डोनर डोनर ने मनी टाइम दिया चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटी ने मनी टाइम दिया बेनिफिशियरी को। ठीक है, ये डोनर ने कब दिया? जब चैरिटी ने रिक्वेस्ट करी थी, और उसने अपना फिर जब उसने मनी टाइम दे दिया तो उसने अपना ग्रैटिट्यूड भी दिया और फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस भी दिया। और डोनर को क्या मिला इस सब में? उसको सोशल अप्रूवल मिला अपने पीयर से। यह है मीडिएटेड फिलेंथ्रोपी मॉडल। ठीक है, अब केवल बचा ये हु व्हाट हाउ। व्हाट क्या दे रहे हैं? टाइम मनी नो हाउ। ठीक है, टाइम मनी नो हाउ, मनी में वो कैश डोनेशंस वगैरह आ जाते हैं। टाइम मनी नो हाउ। ठीक है, ये हम देते हैं। और हु कौन दे रहा है? एक तो इंडिविजुअल फिलेंथ्रोपिस्ट दे सकते हैं, या फैमिली फाउंडेशन दे सकती है। ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशनल वो दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल फाउंडर्स दे सकते हैं। और प्रोस्पेक्टिव फिलेंथ्रोपिस्ट जो हैं, या फिलेंथ्रोपिस्ट थॉट लीडर्स हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट थॉट लीडर्स हैं, कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इंडिविजुअल फिलेंथ्रोपिस्ट, फैमिली फाउंडेशन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल फंडर्स, प्रोस्पेक्टिव फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिक थॉट लीडर्स। हाउ कैसे इन्वॉल्व है वो लीडर्स को कनेक्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, इनोवेशन शेयर करते हैं, नॉलेज। नो हाउ, नो हाउ गिविंग, नो हाउ मतलब नॉलेज शेयर करना, डीप क्वेश्चंस पूछने, इनकरेज करते हैं इनोवेशन और कनेक्ट करते हैं लीडर्स के साथ। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम देख लेते हैं इंडिया में द वे फॉरवर्ड फॉर फिलेंथ्रोपी इन इंडिया। बिल्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बिल्ड इंस्टीट्यूशन या फंड रिस्क R&D फॉर द गवर्नमेंट, या तो इंस्टीट्यूशन बना देंगे ये। ठीक है, या फिर फंड करेंगे जो रिस्की R&D होगी ना सरकार के लिए, या सरकार के साथ पार्टनरशिप ही कर लेंगे। देखते हैं अब एक एक। तो डोनर कैन फंड थिंक टैंक, या तो देखो, या तो वो खुद ही इंस्टीट्यूशन बना देंगे। ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पे बात करी गई थी कि वो प्राइवेट फाउंडेशन बना देंगे, खुद ही इंस्टीट्यूशन बना देंगे। ठीक है, डोनर डोनर थिंक टैंक्स को फंड कर सकते हैं, या एरिया स्पेसिफिक या जियोग्राफी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जैसे टाटा फैमिली ने बना रखा है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, IISc बैंगलोर है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये सब इंस्टीट्यूशन से तो बनाया है टाटाज ने। अब दूसरा चीज है कि रिस्क जो R&D है, अब या फिर गवर्नमेंट के साथ मिल जाए। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ मिलने के दो तरीके हैं, या तो एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट एंटिटी मिले, और जो मोस्ट इफेक्टिव वे है किसी भी स्केलेबल और किसी को भी स्केलेबल या सस्टेनेबल इम्पैक्ट अगर बनाना है ना, तो गवर्नमेंट के साथ काम करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इज एक्चुअली एट द रूट लेवल। ठीक है, तो जैसे पिरामल फाउंडेशन है, उसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव है टू इम्प्रूव जो गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी है ना सिटीजन्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, उनको इम्प्रूव करने का ऐसे प्रण है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव है पिरामल फाउंडेशन का। पिरामल्स देखे हमने, टाटास देख लिए। ठीक है, हमने उससे पहले भी और कोई भी देखा था, सेनेका देख लिया, जमनलाल बजाज, GD बिरला, ये सब हम देख चुके हैं। अब फंड रिस्की मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट, जैसे नंदन नीलेकानी था जो इन्फोसिस का को फाउंडर था ना, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है, उसने एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाने में बड़ी ही मदद करी है। आधार, UPI, eKYC वगैरह का ना, जिसके अब सब DBT वगैरह डिपेंड करती है, वो नंदन नीलेकानी का बड़ा हाथ है। फिर एक वेदिस फाउंडेशन है, देखो ये वेदिस फाउंडेशन की चीज याद रखना, ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच है इस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन की। ठीक है, आइडेंटिफाई करती है ऑर्गेनाइजेशन जो मीजरेबल एंड स्केलेबल इम्पैक्ट डालने में सक्षम होंगी ना, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा बेस्ड और वो करती है, आइडेंटिफाई करेंगे। एंड फिर क्या, आइडेंटिफाई तो उन्होंने कर लिया, प्रोवाइड करेंगे फंडिंग विद एम ऑफ एक्सेलरेटिंग इरिवर्सिबल लार्ज स्केल सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, एम्पैथी, एविडेंस अप्रोच टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट, empathy, evidence, and problem solving. Irreversible and positive impacts are its core principles.
कैन मेक ट्रायंगुलर डायग्राम ऑन इट। एविडेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ करना है ना, एम्पैथी होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ताकि इरिवर्सिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। अब हम देखते हैं मून लाइटिंग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मून लाइटिंग होता ही है। मून मतलब रात, लाइटिंग मतलब तब भी काम कर रहा है। ये वर्किंग एडिशनल जॉब्स अपने रेगुलर बिजनेस आवर्स के बाद ना विदाउट नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है, वीकेंड्स में कर रहे हैं या फिर इवनिंग जॉब्स कर रहे हैं। इसकी मोटिवेशन क्या है? एक तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर से ना ट्रैवलिंग टाइम जो होता था वो कट हो गया है, तो इसलिए बहुत लोगों का टाइम बच जाता है, तो उसमें वो बोर ना हो, प्लस एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। तो यूडोमोनिया सुमम बोनुम अचीव करने में मदद करता है और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने में वो मदद करता है। तो एक यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है ये। एक उनकी सेल्फ इमेज, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाता है। उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके बाहर क्या चल रहा है, दो ही चीज़ है, ठीक है। और उनका टाइम कैसे कट रहा है, तो अंदर उनके पॉजिटिव सेल्फ इमेज, बाहर उनकी एडिशनल इनकम और उनका टाइम कट रहा है, मोर एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। क्रिटिसिज्म क्या है? तो जो डेटा है ना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लीक हो सकती है, हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो उनकी जॉब पे एफिशिएंसी घटेगी। वो थके हुए होंगे, वो कभी कभी थके हुए होंगे, कभी छुट्टी लेंगे, कभी ऑफिस में बैठे भी होंगे तो अटेंटिव नहीं होंगे, उनकी जॉब की परफॉर्मेंस बेकार आएगी। तो ये सब चीज़ें कंपनी की एफिशिएंसी के लिए अच्छी नहीं है ना। तो ये लीगल हो सकता है बट अनएथिकल है ये सब करना ना, कि तुम अपने वर्क के प्रति ऐसे एटीट्यूड के साथ रहो कि बस पैसा ही कमाना है। ये कॉर्पोरेट के रिसोर्सेज का अब्यूज हो सकता है और डे लाइटिंग भी हो सकता है, कि मतलब तुम ऑफिस में बैठ के भी किसी और ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हो। वे अहेड क्या है? देखो एथिक्स में एक तो हर चीज़ का वे अहेड जब भी लिखने का है ना, अपना ये कोड तो याद ही रखना, ठीक है। सीए करके हमने बताया था ना, कोड याद रखना और फिर ऑडिट याद रखना और अवेयरनेस याद रखना। अवेयरनेस से वो कालिया आ जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सर्विस कंडीशंस वो अपडेट करते रहने चाहिए एम्प्लॉयर को, ताकि वो अवॉइड कर सके कोई भी एम्बिग्यूटी। और ट्रेनिंग करनी चाहिए, मोरालिटी एंड एथिक्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए। एक इंडस्ट्री वाइज कंसेशन होना चाहिए ताकि एक होमोजेनियस वो बना सके अप्रोच इस चीज़ के लिए। अब थोड़ा ही बचा है, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। पीपल राइट वर्सेस एनिमल राइट, इसका क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने बोला कि एक सेफ्टी ऑफ पीपल और एनिमल राइट्स के बीच में, इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, हैड टू बी मेंटेन्ड। कुत्ते जो बहुत सारे लोगों को ना डॉग बाइट का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला और उसने सजेस्ट किया कि जो स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रहे हैं दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब उन्होंने ये सजेशन दिया कि दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ दीज डॉग्स, ठीक है। और अगर कोई भी किसी को भी ये काट लेते हैं तो उसका मॉनेटरी कॉस्ट ये लोग भरे। पनिशिंग एनिमल इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज अ डिबेट ओवर मॉरल एजेंसी, ठीक है, एज ये डिबेट डेवलप हुआ ना मॉरल एजेंसी का, इट बिकेम क्लियर जो पनिशिंग डॉग्स हैं वो इमोरल है, क्योंकि उनके पास मॉरल कैपेसिटी, वो उनके पास कंसाइंस एब्सेंस है, ठीक है, टू डिस्क्रिमिनेट राइट और रॉन्ग। दस जो एनिमल्स है ना, जैसे कि चिल्ड्रन या फिर मेंटली इल लोग हैं, पर उन बियर्स ऑफ द इंटरेस्ट, उनके कुछ इंटरेस्ट तो है, एनिमल राइट्स तो हैं, दैट नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ विदाउट एनी एसोसिएटेड ड्यूटीज। समझे? मतलब हमारे पास, इंसानों के पास राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, तो हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम औरों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी प्रोटेक्ट करें। तो बट एनिमल्स आर बियर्स ऑफ इंटरेस्ट बट विदाउट एनी एसोसिएटेड ड्यूटीज। जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी मॉरल कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हुई है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मॉरल स्टेटस इसलिए उन्हें नहीं दिया जाता, इसीलिए उनके लिए जो है कि वो बियरर ऑफ इंटरेस्ट तो है बट विदाउट एनी एसोसिएटेड ड्यूटी। दस जो करंट लीगल सिस्टम है ना वो पेट ओनर्स को पनिश करता है फॉर डैमेज जो उनका डॉग या कोई भी एनिमल करे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस
लिखने हैं अगर आर्टिकल 48A 51AG 48A कहता है स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and safeguard the protection forest and wildlife for the country. Improve the environment, endeavor to protect and improve the environment, safeguard the forest and wildlife of the country. Duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to take compassion for living creatures. Cruelty of Prevention of Cruelty to Animals, PCA. Prevention of Cruelty to Animals, 1960. PCA. Prevention of Cruelty, PCA. Prevention of Cruelty to Animals, 1960. सेक्शन पीसी एक्ट आया 1968 के अंदर, उसके जो सेक्शन 4 है ना वो AWBI सेटअप करता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप होता है, ठीक है। ये एनिमल को डिफाइन करता है कोई भी लिविंग क्रिएचर ह्यूमंस के अलावा, और ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी अननेसेसरी पेन या सफरिंग एनिमल्स को नहीं दी जानी चाहिए, और रेगुलेट करता है कि एनिमल्स जो हैं इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल्सो रेगुलेट्स डिस्प्ले जो होता है ना परफॉर्मिंग एनिमल्स का, उनको रेगुलेशन का काम प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएलिटी और टू ह्यूमंस टू एनिमल्स वाले एक्ट के या कोई भी जो वायलेशन हुई है जो 3 महीने से पहले हुई है वो रजिस्टर नहीं करी जा सकती, 3 महीना इज द कट ऑफ लिमिट। अब एनिमल वेलफेयर AWBI वर्सेस नागराज जो 2014 का सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसमें जो है जल्लीकट्टू और बुल्लॉक कार्ट जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र के वो गेम्स है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि राइट टू डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू डिग्निटी और फेयर ट्रीटमेंट जो आर्टिकल 21 के अंदर है वो एनिमल्स पे भी लगते हैं। ये नागराज केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। अब एथिक्स ऑफ माइग्रेशन हम देखते हैं। माइग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, क्वालिटी ऑफ द लाइफ, सेल्फ डेवलपमेंट, रेमिटेंस, इस सब के लिए इम्पोर्टेंस है। सोशल फाइनेंशियल एंड सोशल कम्युनिटी एंड अपना रिसीविंग कम्युनिटी, मतलब देखो रेमिटेंस 2 तरीके की होती है, एक तो इकोनॉमिक रेमिटेंस होती है, सोशल रेमिटेंस होती है। सोशल रेमिटेंस में वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, आइडेंटिटीज एंड सोशल कैपिटल जो है ना वो सर्कुलेट करती है सेंडिंग कम्युनिटी और रिसीविंग कम्युनिटी के बीच में। अब फर्दर डायरेक्शन फॉर माइग्रेशन सेंट्रिक पॉलिसीज की हमें ज़रूरत है। जो पुराने आइडियाज़ होते थे ना ब्रेन ड्रेन वगैरह के, उन्हें हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। हमें माइग्रेशन सेंट्रिक, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। वी नीड टू हैव अ माइग्रेशन सेंट्रिक पॉलिसी एंड पीपल डू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बट दे डोंट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसलिए हमें माइग्रेशन सेंट्रिक पॉलिसीज चाहिए। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन लॉज जो हैं वो नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल ताकि ईजियर ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन कैपिटल हो सके, ठीक है। ह्यूमन जो इंडिया है उसे इंस्टीट्यूशनल जो प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज बिल्ड करनी चाहिए जो कि माइग्रेशन पे फोकस्ड हो खाली, ठीक है। जैसे अभी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है ना, लेबर्स को यहाँ से भेज देते हैं मान लो अपना वेस्ट एशिया, और उनका वहाँ पे वीज़ा लेके रख लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें माइग्रेशन सेंट्रिक पॉलिसी इसलिए हमें चाहिए। दिस इज़ टू प्रमोट इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और लेसर माइग्रेशन ब्रॉट ऑन बाय हार्डशिप एंड इम्प्रूव इट्स चांस फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। जो मियाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना ICM, इंडिया सेंटर ऑफ माइग्रेशन, उसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है ये डिटरमिन करने में, एजुकेट एंड ओरिएंट करने में दूज वांटिंग टू माइग्रेट इंटरनेशनली। ICM, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंडिया सेंटर ऑफ माइग्रेशन, रिसीव इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन एंड अबेंडन बिलीव्स ऑफ ब्रेन ड्रेन, ठीक है, एंड फ्यू ऑफ मूवमेंट एक्सक्लूसिवली एज अ मीन्स ऑफ सीकिंग सेफ्टी। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा रिकॉग्निशन ऑफ सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर्स यूज़ करके रिसेंटली सेक्स वर्कर को एज अ प्रोफेशन मान लिया है, और इसने ऑब्जर्व करा है जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास राइट इंटाइटल टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उनके पास। क्रिमिनल लॉ का कहना है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं
सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आई कि जो सेक्स वर्कर्स हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस ऑन एज एंड कंसेंट बेसिस। ये लगना चाहिए, क्रिमिनल लॉ इक्वली लगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उन्हें मिले। अगर कोई सेक्स वर्कर जो है इज अ कंसेंटिंग एडल्ट है वो, तो पुलिस को रिफ्रेन करना चाहिए इंटरफेयर या कोई भी एक्शन लेने से ना, क्रिमिनल एक्शन, वो रिफ्रेन करना चाहिए। आर्टिकल 21 जो है इक्वली एप्लीकेबल टू सेक्स वर्कर्स। जो सेक्स वर्कर्स हैं नॉट बी अरेस्ट, उन्हें अरेस्ट, पिनलाइज, हैरेस या विक्टिमाइज करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इंडिया में जो वॉलेंट्री सेक्स वर्क है वो नॉट लीगल, इलीगल, और जो ब्रॉथल रनिंग है बस वो इलीगल है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने किस किसी के बताए। जो मीडिया है ना वो मस्ट नॉट रिवील जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी आइडेंटिटी किसी भी रेड, अरेस्ट या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, और विक्टिम की आइडेंटिटी को टेलीकास्ट या पेपर में फोटोज वोटोज छापना, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। फिर सेक्स वर्कर्स जो हैं हु आर सेक्सुअली असॉल्ट विक्टिम्स, उनको मेडिको लीगल केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनका हक है इमीडिएट मेडिको लीगल केयर की फैसिलिटीज। अब राइट टू ऑफ चाइल्ड एज अ सेक्स वर्कर, ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर, ठीक है, उसे अपनी मदर से सेपरेट करना मियरली ऑन द ग्राउंड कि उसकी मदर सेक्स ट्रेड में है, ये बहुत ही गलत बात है। बेसिक प्रोटेक्शन जो ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी की है वो सेक्स वर्कर्स को और उनके बच्चों को भी एक्सटेंड होनी चाहिए। फर्दर, अगर कोई माइनर है वो किसी ब्रॉथल में रह रही है और विद अ सेक्स वर्कर वो रह रही है, तो ये एज्यूम कर लेना कि चाइल्ड वॉज ट्रैफिक्ड, ये गलत है। इन केस जो सेक्स वर्कर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि दैट ही शी इज द सन ऑफ डॉटर है, उनके बच्चे हैं ये, तो एक डीएनए टेस्ट वगैरह कर लो ताकि पता लग जाए, और अगर वो उनके बच्चे निकले तो उनसे फोर्सफुली सेपरेट नहीं करना चाहिए। 2020 में एनएचआरसी ने सेक्स वर्कर्स को एज एन इनफॉर्मल वर्कर्स अपना रिकॉग्नाइज किया था। जेएस वर्मा कमेटी ने 2013 में डिस्टिंक्शन बनाई वुमेन ट्रैफिक फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और जो एडल्ट कंसेंटिंग वुमेन है जो अपनी मर्जी से सेक्स वर्क में है, उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करा। बुद्धदेव करमस्कर केस है 2011 का। सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन करा कि सेक्स वर्क जो है हैज़ अ राइट टू डिग्निटी। ITPA एक्ट 1956 का जो है वो गवर्न करता है सेक्स वर्क इन इंडिया, वो पिनलाइज करता है कुछ कुछ चीज़ों को, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन इन और इन विसिनिटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस, उसको ये पिनलाइज करता है। प्रोक्योरिंग एंड इंड्यूसिंग और टेकिंग पर्सन फॉर सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इसको पिनलाइज करता है। किसी प्रोस्टिट्यूशन की जो अर्निंग्स है उस पर अपनी ज़िंदगी बिताना, इसको वो करता है। सिडक्शन करना किसी भी पर्सन का जो कस्टडी में है। डिटेनिंग अ पर्सन इन प्रीमाइसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कैरिड ऑन। चैलेंजेस क्या है सेक्स वर्कर से? चैलेंज जो सेक्स वर्कर के राइट्स है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू देयर क्रिमिनलाइज स्टेटस। स्लीव ऑफ अब्यूजेस, फिजिकल एंड मेंटल अब्यूजेस मिलते हैं, हैरेसमेंट मिलती है फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, फैमिली, कम्युनिटी, इवन पुलिस। Fight for same human health labor rights as others continues. They are not deemed as falling under the same category as other workers. वे फॉरवर्ड है कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा लेबर पर्सपेक्टिव से सेक्स वर्क को ना, और उसे एज ए वर्क रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उनको बेसिक ह्यूमन लेबर राइट्स जो हैं वो गारंटी करने पड़ेंगे। जो अभी प्रेजेंट ITPA एक्ट है 1956 का, उसे रीलुक करने की नीड है, और ये विक्टिम रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन नैरेटिव से बाहर आने की ज़रूरत है। सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया अभी के लिए। अब इसमें ऐड ऑन होती रहेंगी चीज़ें आगे, जैसे जैसे वैसे वैसे वीडियोस वगैरह बनती रहेंगी, ठीक है।